नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। सोशल स्टडीज़ आज पढ़ने जा रहे हैं और सोशल स्टडीज़ हमने लास्टली एक चैप्टर फिनिश किया था और आज हम एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक में चैप्टर है नंबर 6, ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। ग्रीनलैंड जगह है, एक देश है जो कि लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस ऑल्सो नोन एज द फ्रिजिड जोन। जहां पर बर्फ ही बर्फ होती है उस जगह को फ्रिजिड जोन कहते हैं। इज परमानेंटली कवर्ड विद आइस एंड इज फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। हमेशा लगातार ये बर्फ से ढका रहता है और सब चीजें यहाँ पर जमी हुई रहती है। देयर आर 2 फ्रिजिड जोन्स, वन इन ईच हेमिस्फीयर। 2 फ्रिजिड जोन हैं पूरी पृथ्वी पर, एक ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव में और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। द नॉर्थ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ वाला यानी जो ग्लोब अगर आपने देखा है तो उसके ऊपर वाले भाग को नॉर्थ पोल कहा जाता है। तो नॉर्थ फ्रिजिड जोन कह रहे हैं हम उसको, वो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में स्थित है। जबकि एक दूसरा जो कि साउथ फ्रिजिड जोन है वो बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल। वो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, और जो साउथ वाला जो फ्रिजिड जोन है वो साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में प्रेजेंट है। द नॉर्दर्न एंड द सदर्न लिमिट्स ऑफ द फ्रिजिड जोन्स आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो नॉर्थ वाला जो फ्रिजिड जोन है वो कहां पर जाकर समाप्त हो गया, आपने कहा नॉर्थ पोल पर जाकर समाप्त हो गया। जबकि साउथ वाला फ्रिजिड जोन जो है वो साउथ पोल पर जाकर समाप्त हो गया, यानी ये उसकी लिमिट्स हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। कितने द आइसलैंड, आइसलैंड का मतलब होता है टापू ऑफ ग्रीनलैंड इज नियर द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के पास है ये ग्रीनलैंड। इट्स नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज ओनली 650 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल। इसका जो ग्रीनलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो उत्तरी भाग है, वो नॉर्थ पोल से केवल 650 किलोमीटर दूर ही है। इट इज द लॉन्गेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व के अंदर सबसे लंबा आइसलैंड है, टापू है। मोस्ट पार्ट ऑफ इट लाइज अबव द आर्कटिक सर्कल। इसके ज्यादातर भाग आर्कटिक सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है। Therefore it falls in the टुंड्रा रीजन। इसलिए ये जिस क्षेत्र में पाया जाता है उस क्षेत्र को बेटा क्या कहते हैं, टुंड्रा रीजन, टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। अब कहते हैं ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा। ग्रीनलैंड जो है वो कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में है, इन नॉर्थ अमेरिका। कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिका का भाग है, तो कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। इट इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क देश के अंतर्गत आता है। वाइल इज इन यूरोप, और ये यूरोप के अंदर है। डेनमार्क कंट्री है और यूरोप जो है पूरा क्षेत्र है। एरिक एंड द रेड डिस्कवर्ड दिस आइसलैंड इन द 10th सेंचुरी। 2 नाम दिए जा रहे हैं, एरिक एक नाम है, दूसरा भी रेड एक नाम है। उन्होंने 10वीं शताब्दी के अंदर इसको खोजा था। ही वांटेड टू अट्रैक्ट सेटलर्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वो चाहता था कि यहाँ पर आकर बहुत सारे लोग बस जाएं। Thus he named it as the Greenland, इसलिए उसने इसका नाम ग्रीनलैंड दिया। आइसलैंड इज द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री। आइसलैंड जो है वो इसका नजदीकी यूरोप का देश है, जो इस ग्रीनलैंड के नजदीक उपस्थित है या प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए। द अटलांटिक ओशन बॉर्डर्स ग्रीनलैंड साउथ ईस्ट, यानी ग्रीनलैंड का साउथ ईस्ट वाला भाग जो है, यानी दक्षिण
और ईस्ट माने पूर्वी, दक्षिण पूर्व में जो है वो ग्रीनलैंड के कौन है, अटलांटिक ओशन है, वो बॉर्डर है इसका। अटलांटिक ओशन बॉर्डर्स, अटलांटिक ओशन एक बॉर्डर है किसका, ग्रीनलैंड का, साउथ ईस्ट में। द ग्रीनलैंड सी इज टू द ईस्ट, और ग्रीनलैंड सी इज टू द ईस्ट, वो ईस्ट में है, ठीक है। द आर्कटिक ओशन इज टू द नॉर्थ, आर्कटिक ओशन नॉर्थ में है, उत्तर में है। एंड द बफिन बे इन द वेस्ट, और बफिन नाम का बे जो है वो खाड़ी उसे कहते हैं, बे को खाड़ी कहते हैं, इन द वेस्ट। द नियरेस्ट कंट्रीज आर आइसलैंड ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इन द अटलांटिक ओशन एंड कनाडा टू द वेस्ट एंड अक्रॉस बफिन बे, ठीक है। द नियरेस्ट कंट्रीज आर आइसलैंड ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इन द अटलांटिक ओशन एंड द कनाडा टू द वेस्ट, और कनाडा नाम का कंट्री जो है वो वेस्ट में है, एंड अक्रॉस बफिन बे। ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड, ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसलैंड है, एंड इज द लार्जेस्ट डिपेंडेंट टेरिटरी, और ये सबसे बड़ा जो है वो डिपेंडेंट, स्वतंत्र, डिपेंडेंट यानी एक दूसरे पर डिपेंड करने वाला, निर्भर रहने वाली टेरिटरी है, बाय द एरिया इन द वर्ल्ड, यानी एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट डिपेंडेंट टेरिटरी है ये। इट ऑल्सो कंटेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क, इसके अंदर सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। ए मेजर पार्ट ऑफ दिस आइसलैंड इज अंडर द परमानेंट आइस, अधिकतम भाग जो है इस आइसलैंड का बर्फ के अंदर रहता है, यानी बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। एंड इज लोकेटेड इन द आर्कटिक रीजन, और ये आर्कटिक रीजन में उपस्थित है। दिस पार्ट ऑफ टुंड्रा रीजन, दिस इज द पार्ट ऑफ टुंड्रा रीजन, टुंड्रा प्रदेश जहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है उसे टुंड्रा भाग कहा जाता है। एज वी रीच नियर ग्रीनलैंड, जैसे ही हम ग्रीनलैंड के नज़दीक पहुँचते हैं, वी सी बिग ब्लॉक्स ऑफ फ्लोटिंग वाटर, फ्लोटिंग बिग ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर, यानी पानी के अंदर बर्फ तैर रही है। बर्फ होती है, जब बर्फ पूरी की पूरी बर्फ सॉलिड में होगी तो तब तो वो रुकी रहेगी, लेकिन जब वो बर्फ थोड़ी सी ढीली हो जाएगी पानी पर तैरने लग जाती है। तो कहते हैं पानी के ऊपर तैरती हुई बर्फ यहाँ पर आम आप देख सकते हैं। दीज आर आइसबर्ग्स, इनको आइसबर्ग्स कहते हैं, यानी पानी के ऊपर तैरती हुई बर्फ को क्या कहते हैं बच्चों, आइसबर्ग्स कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, आपके पास एक दिखाई दे रहा है, आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम बना है, उसमें आइसबर्ग जो कि बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ जैसी चीज है वो पानी पर तैरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। न्यूक, अर्लियर गॉड थेब इज द कैपिटल सिटी, न्यूक जो है जिसको हम इसकी कैपिटल सिटी, इसकी राजधानी कहा करते हैं, ठीक है। अब आइए क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो सबसे पहले हमने ग्रीनलैंड के बारे में आपके साथ पढ़ा, पहली चीज हमने पढ़ी आपके साथ ग्रीनलैंड पर, उसके बाद जस्ट ए मोमेंट, ग्रीनलैंड ये हमने पढ़ा आपके साथ। अब हम इससे आगे आपके साथ बात कर रहे हैं इस ग्रीनलैंड की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर। क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब है कि यहाँ पर वातावरण किस तरह का रहता है। कहते हैं इन ग्रीनलैंड द क्लाइमेटिक इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, सारा साल भर यहाँ पर बहुत ही ठंड रहती है। द विंटर सीजन इज फॉर अबाउट 9 मंथ्स, सर्दी का मौसम 9 महीने, टोटल 12 महीने होते हैं ना बेटा, तो उनमें से 9 महीने तो यहाँ सर्दी ही सर्दी रहती है। वेरी कोल्ड एंड चिली विंड्स ब्लो ड्यूरिंग दिस सीजन, और इस सर्दी के मौसम में बहुत ठंडी ठंडी और बर्फीली हवाएं यहाँ पर चलती हैं। द सन इज ऑल्सो नॉट विजिबल फॉर मैनी वीक्स, और बहुत सप्ताह तक तो यहाँ सूरज दिखाई भी नहीं देता है। देयर इज ए हैवी स्नोफॉल,
बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, एंड द टेम्परेचर इज जनरली बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और तापमान जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस पर पानी जम जाता है, और वो पानी जमता है कितने डिग्री पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। यानी यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादातर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम रहता है। ड्यूरिंग द समर सीजन, ये तो विंटर की बात हुई ना, समर की बात, समर में क्या होता है? देयर इज ब्राइट सनशाइन, यहाँ पर सूरज की चमकदार रोशनी होती है, फॉर मैनी वीक्स, बहुत सारे हफ्तों तक, एंड द सन नेवर सेट्स, और कई बार तो सूर्य छुपता ही नहीं है, सन नेवर सेट्स, छुपता ही नहीं है, रात ही नहीं होती है। वी कॉल्ड दिस एरिया एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, इसलिए हम इस एरिया को मिडनाइट सन के नाम से भी जानते हैं। द जनरल वेदर इज ब्राइट एंड सनी, और सामान्य रूप से जो है वो मौसम जो है वो ब्राइट और सनी, चमकदार और सूर्य निकल रोशनी होती है। हाउएवर द रेनफॉल इज स्कैंटी, लेकिन बरसात जो है वो कम होती है, बरसात ज़्यादा नहीं होती है, बर्फ़ ही बर्फ़ गिरेगी तो बरसात कहाँ से होगी? ठीक है। एट मैनी प्लेसेस इन द आइस मेल्ट्स इन दिस सीजन, और गर्मी के मौसम में कई जगह पर जो है वो क्या हो जाती है? बर्फ़ पिघलती है। बट द टेम्परेचर इज नियर फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन फिर भी तापमान जो है वो 0 डिग्री तक ही रहता है, 0 डिग्री से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए आप और इसको समझने की कोशिश कीजिए, लर्न कीजिए। इतना ही रहने देता हूँ आज इसमें। थैंक यू वेरी मच।